इस्लामाबाद की सड़कों में ओस की बूंदें पड़ रही थीं। दोपहर के 2 बजे भी पूरे शहर में शाम जैसा समा था। सिटी हॉस्पिटल में मौजूद एक कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। कोई बेताबी से उसकी सांसों की बहाली के लिए दुआगो था, जिसे होश नहीं था। बस इतना ही जानता था कि उसकी बेला जल्द ही होश में आनी चाहिए। पिछले इन 2 घंटों में उसने पूरे हॉस्पिटल में कोहराम बर्पा कर दिया था, लेकिन क्या हुआ था उसकी बेला को, ये वो ना जान पाया था। उसको बस यही मालूम था कि जब वो अपने बाप की फांसी के रजानामे पर साइन कर रहा था तो बेला को अपने से 10 कदम दूर पाया। पहले वो चीखी और फिर वो बेहोश हो गई। तो क्या वो नहीं चाहती थी कि वो अपने बाप को फांसी दे? लेकिन क्यों? उसने सोच लिया था कि वो अपनी बेला को ये सच बता देगा कि उसके बाप का कातिल उसका बाप है। रात का वक्त था, हर कोई परीशे के रूम में मौजूद था। अलबत्ता मलीहा ने जोहान को संभालने के लिए उसे लेकर अपने घर का रुख किया। वो तुम्हें छोड़ देगा, तुम अकेली हो जाओगी, आजाद कर देगा वो तुम्हें। जूली का भंवर, उसकी आवाज अब के जहनों में सवार थी। नहीं नहीं, कबीर ने उसके होंठों की जुम्बिश देखी, जो कि अपना सर नफी में हिला रही थी। बेला, बेला। कबीर एक झटके से उस पर झुका था। बेला, होश में आओ, कम ऑन। कबीर ने उसकी गाल को छुआ, लेकिन वो बस आंखें बंद किए नहीं नहीं का विर्द कर रही थी। फारहान, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, कबीर ने फारहान को कहा। वक्त रात का 1 बजा चुका था। डॉक्टर ने यही बताया कि पेशेंट को सदमा हुआ है। कबीर शशदर रह गया था। फारहान को उसने घर ही भेज दिया था। काउच पर बैठकर उसकी आंख लग गई थी। कबीर, मुझे छोड़। कबीर की आंख परीशे के लफ्जों पर उठी। परीशे, मेरी जान। एक झटके से वो उसके बेड की तरफ आया। मेरी जान, कबीर तुम्हारे पास ही है, देखो मैं ही हूं, आंखें खोलो। कबीर ने अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को थामते हुए कहा। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। उसके सामने कबीर का तर चेहरा था, जो कि उसी पर झुका हुआ था, जिसकी आंखें फिक्रमंदी से तर थीं। बेला ने अपना हाथ उसके चेहरे पर फेरा। शायद वो उसे महसूस करना चाह रही थी। थैंक गॉड। क्या हुआ था तुम्हें मेरी जान? कबीर ने अपने माथे को उसके माथे से टिकाते हुए अपने अल्फाज अदा किए। उसकी जलती तेज सांसों से परीशे उसकी फिक्रमंदी का अंदाजा लगा चुकी थी। इतना सब कुछ करके ये चाह रहा कि मैं कुछ भी रिएक्ट ना करूं? परीशे ने दिल में सोचा। परीशे, क्या हुआ तुम्हें? कबीर ने बेड की टेक से परीशे को लगाते हुए कहा। परीशे ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। कबीर ने उसके बेड को छोड़ा और चक्कर लगाने लगा। देखो परीशे, मैंने सोच समझकर फैसला लिया है, अपने दिल पर पत्थर रखकर। कबीर ने चक्कर लगाते हुए कमरे की छत को घूर कर कहा। तो क्या मैं सच में? परीशे ने दिल में सोचा। अपनी आंखें बंद की, आंसुओं की बूंद उसके चेहरे में आ चुकी थी। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी ऐसे इंसान के साथ रहो या उसका चेहरा भी देखो जिसने तुम्हारे बाप का कत्ल किया। कबीर ने गहरी सांस लेकर अपने अल्फाज अदा किए। तो क्या मतलब, उसने मेरे बाबा का कत्ल? परीशे की बंद आंखें अचानक ही खुली थीं। और तुम भी तो नहीं चाहोगी कि तुम अपने बाप के कातिल का चेहरा भी देखो? बस परीशे, इसीलिए मैंने ये फैसला किया, तुम्हारे लिए सिर्फ, और ये मेरी भी सजा है। कबीर अब उसके साथ बैठकर उसका हाथ थाम चुका था। परीशे ने उसे घूरा। क्या ये अपना जुर्म खुद उसके सामने कबूल कर चुका है? वो सोचे बगैर न रह सकी। मुझे नींद आई है, सोना है मुझे, लीव मी अलोन। बगैर उसकी परवाह किए वो ब्लैंकेट ओढ़े लेट चुकी थी। तुम बगैर बताए हॉस्पिटल से वापस आ गई, और अब ये तमाशा? कबीर ने उसके हाथ से उसका बिस्तर बेड पर फेंकते हुए कहा। परीशे बिना जवाब दिए बाहर चली गई। बस बहुत हो गया, तुम बताओ तो सही, मेरी गलती क्या है? उसने परीशे का बाजू पकड़कर उसे अपने सामने किया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। कबीर, इनफ, हाथ छोड़ो मेरा, तुम्हें कोई हक नहीं। परीशे अपना बाजू उसके हाथ से छुड़वाते हुए कहने लगी। कबीर ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। हक क्या है, जानती हो तुम? उसको चुभती हुई नजरों से देखते हुए कहा। परीशे को अब कोफत हो रही थी। जो इंसान रिश्ता तोड़ रहा था, वो अब हक की बात क्यों करेगा? कबीर, मैंने कहा तुम मुझे जाने दो, मेरी जान छोड़।
उसके ये अल्फाज कबीर ने उसके अंदर ही छोड़ दिए, क्योंकि अब वो उसके होंठों को अपने लबों से छू चुका था। उसकी सख्ती से परीशे के होंठों से खून रसने लगा था। कबीर ने उसे पकड़कर पीछे ले जाकर दीवार से लगा दिया था। जब परीशे ने अपनी मुज़ाहमत तोड़ दी, तब जाकर कबीर ने उसे आज़ाद किया। देखा, मैंने कहा था ना, मुझे मेरा हक याद ना करवाया करो, क्योंकि मैं तो इसी टो में रहता हूं। कब तुमसे अपना हक वसूल करूं? उसके सोजिश वाले होंठों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए उसने कहा। कबीर। परीशे ने सोचा कि इससे बात करे कि असल बात क्या है। परीशे, अब मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता, सो प्लीज अपने आप को फ्रेश करो, मैं बाहर जा रहा हूं। इस वक्त तक खुद को तैयार कर लो। कबीर ने यह कहा तो बाहर चला गया। क्या करूं मैं? वो पेपर थे कौन से? मुझे जल्द ही पता लगाना पड़ेगा। वो अब पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी और पिछले 1 घंटे से इंस्पेक्टर का वेट कर रही थी। जी, मैं परीशे अबाबिल, कबीर खानजादा की वाइफ। उसने इंस्पेक्टर के पूछने पर बताया। जी बताए, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? मैं बस इतना कहना चाहती कि क्या मुझे कोई हक नहीं कि मैं अपनी सफाई पेश करूं, अपने बाप के कातिल के बारे में फैसला कर सकूं, उसकी सजा खुद से तजवीज़ कर सकूं, या फिर ये सिर्फ मेरा शौहर ही कर सकता था? क्या वही मेरी जिंदगी के फैसले करेगा? आप वो पेपर मुझे दिखाएं, क्योंकि शायद ये बात कानून के खिलाफ है। हर चीज में दोनों फर्द की रजामंदी शामिल होती है। परीशे ने एक तमहीद बांधी। ये आप क्या कह रही हैं? खैर, हम आपको भी पेपर दिखा सकते हैं, लेकिन इस बात का फैसला कबीर ने कर लिया, जो कि आप नहीं बदल सकती। इंस्पेक्टर ने यह कहकर पेपर मंगवाए। मलिहा जोहान को लेकर कबीर के ऑफिस आ चुकी थी। आज मैंने सोच लिया, तुम दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाओ, कबीर ने मुस्कुराहट दबाकर फारान को देखकर कहा। मलिहा उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। यार, तुझे ज्यादा जल्दी नहीं है? फारान ने मलिहा पर नजर डालकर कबीर से कहा। हाँ ना यार, मेरी बीवी की ख्वाहिश है तो मैं क्यों पीछे हटूं? कहो तो आज रात ही पार्टी का अरेंज करता हूं, कबीर ने उससे कहा। देख यार, रिंग की कोई जरूरत है क्या? ये तो महज एक रस्म है, फारान ने उससे कहा। ओ अच्छा अच्छा, जनाब तो डायरेक्ट शादी करनी है, तो तू मुझसे भी ज्यादा तरसा हुआ यार, मतलब तू बाजी ले गया, कबीर ने कहा लगाकर कहा। मलिहा का उनके बीच में रहना महाल हो गया था, लिहाजा शर्म करके उठ गई, क्योंकि उसकी बातें बदलिहाज होती थीं। देख यार, थोड़ा देख ही लेता। देख, चली गई, फारान ने उससे कहा। कोई नहीं, आना तो तेरे पास ही है, कल सुबह ही पार्टी अरेंज करता हूँ, लेकिन तेरे नहीं, मेरे घर, कबीर ने उसके सामने शर्त रखी और जोहान को उठाए घर को चल दिया। उसने जैसे ही पेपर खोले तो वहां तो कुछ और ही सीन था। वो दंग रह चुकी थी। मतलब कि जिमी ने उसके बाप का कत्ल किया। उसकी आंखें एक और बार भीग चुकी थी, वो भी ये सोचकर कि कबीर ने अपने ही बाप के खिलाफ फांसी के लिए अपना फैसला सुना दिया था। अब उसकी समझ में हर बात आ रही थी कि कबीर जिस फैसलों की बात कर रहा था वो उसके बाप के थे। उसे पछतावा होने लगा था कि कैसे वो उसे गलत समझ चुकी थी। कबीर घर में पहुंचा, लेकिन परीशे उसे कहीं भी दिखाई ना दी। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। परीशे, उसने बोलकर पीछे देखा तो आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो उसके पोर्शन में क्या कर रही? तुम? उसने दांत पीस कर उससे कहा। हाँ मैं। किसे ढूंढ रहे हो? उसे जो कब की जा चुकी, उसने फातिहाना मुस्कुराहट से कहा। कबीर की आंखें उसकी बात सुनकर फटी की फटी हो गई। उसने सोच लिया था वो घर जाकर अपनी सारी गलत फहमियां मिटा देगी। हाँ, वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। वो अब किसी को भी अपने बीच न आने का अज़म कर चुकी थी। उसके कदम अब घर की तरफ थे। उसने घर छान मारा था, पर परीशे कहीं नहीं थी। कहाँ जा सकती वो? क्या जूली सच कह रही थी? लेकिन उसका यकीन इतना कमजोर नहीं था कि इस जूली पर वो यकीन करे। हाँ, वो आएगी वापस, वो जरूर आएगी। आंखें बंद करके उसने बेख्तियार सांस लिया। पीछे से किसी का लम्स पाकर उसे एक झटका सा लगा। हाँ, वो जरूर आएगी। वो आ चुकी थी, वो वापस आ गई है। उसने उसके लम्स को महसूस किया। आंखें खोलने से परहेज किया, शायद कहीं वो ख्वाब हो और आंखें खोलकर उसे वापस न खो दे। उसका लम्स कबीर को एक सरूर दे रहा था। यार ने खुद ही पहल की थी, शायद वो भी पहली दफा जिसे वो गंवा नहीं सकता था। मैंने बहुत दिल दुखाया तुम्हारा,
इसकी सजा जो भी दो मुझे मंजूर है, लेकिन बस छोड़कर न जाना। उसे खुद में भींचते हुए वो अब उसके दिल के मुकाम पर अपने लब रख चुकी थी। शायद इसी वजह से कबीर की धड़कनों में बिला इश्तियाल इजाफा हो चुका था। अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने हिसार में ले चुका था। एक हाथ उसकी कमर के गिर्द रखकर दूसरे से उसका सर थपथपा रहा था। मैं कभी तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। हाँ, मौत के अलावा हमें कोई अलहदा करके तो दिखाए, उसे अपने सामने करके आराम से कहने लगा। लेकिन वो जूली, उसने अपनी आंखों में खौफ जाहिर करके कहा। परीशे रिलैक्स। उसे अब वो अपनी बाहों में भर चुका था। नो मोर स्ट्रेस। जान, उसने अपना सर उसके सर के साथ टच किया। अब उसके कदम अपने रूम की जानिब थे। आहिस्ता आहिस्ता उसे उसकी असल हकदार वाली जगह पर बिठाया और टेक के साथ लगाया। कबीर, मैं जहां। परीशा इससे पहले और बोलती जब वो उसके पैर को उसके जूतों से आज़ाद करने लगा। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने तुम्हें जहेज माफ किया। उसने मुस्कुराहट दबाकर कहा। नहीं, मेरा मतलब। परीशा ने अपने पांव उसकी गिरफ्त से छुड़ाने चाहे जो वो दोबारा अपनी गोद में रख चुका था। मेरा मतलब ये था कि मैं जोहान से मिलना चाहती हूँ। उसने बस इतना ही कहा था। परीशे, तुम उससे कल मिल लेना यार, अब वो सो चुका होगा। वो अब उसके सराहने आकर बैठ गया। इतना जल्दी? लेकिन क्यों? परीशे की बेचैनी कबीर समझ नहीं पा रहा था। परीशे, लुक एट मी, बी रिलैक्स, अब सब कुछ ठीक है। उसके दोनों गालों को छूकर उसके कान की लौ से अपने होंठ छूकर कहा। ओके, तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है। उसके ऊपर कंबल ओढ़ाया, अपने आखिरी काम को सर अंजाम देने चला गया। कहाँ है मेरी बेटी? वो अब उसका गिरेबान पकड़ चुकी थी। एयरपोर्ट। हाँ, मैंने उसे वहां पहुंचा दिया है। ये रहे तुम्हारा पासपोर्ट। इसे मेरा तुम पर एहसान समझना, और हाँ, आइंदा कभी मेरी जिंदगी में कदम भी न रखना। नहीं तो याद रखना, कबीर खानजादा किसी दुश्मन पर सिर्फ एक मर्तबा एहसान करता है। उसने कहा और रुका नहीं। और हाँ, चली जाना, क्योंकि कबीर खानजादा के साथ कोई खेल खेले ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी दोनों आंखों में उंगलियां डाले उसने उसकी तरफ उछाली। 3 महीने बाद। जोहान बेटा, मामा का दुपट्टा मामा को वापस करें। वो जो परीशे का दुपट्टा लिए घर को झाड़ू दे रहा था, परीशे उसके पीछे पीछे भागी। नो परीशे, इंतहाई डिटाई से उसने कहा, जैसे वो उसकी माँ नहीं बल्कि वो उसका बाप है। आने दो तुम्हारे बाबा को। अभी उसने इतना ही कहा था जब पीछे से उसने उसे अपने सीने से लगाया। आ गए उसके बाबा। लेकिन क्या करूं, तुम मुझ पर ऐसे ही गजब ढाती हो। और फिर मेरे बॉस को भी तो मेरी पसंद का पता है। उसने उसकी गर्दन पर अपनी दाढ़ी से लाल निशान छोड़ते हुए कहा। कबीर, वो हाथ से फिसल रहा है। अभी 2 का हुआ और तुम हो कि उसकी मनमानी सुनते। इस तरह बच्चे खराब होते हैं। जान, अपनी मामा पर नहीं गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? अब उसकी गर्दन पर लब रखकर मदहोशी से कहा। कबीर, इतने दिनों बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा ऐसी हरकतों से? परीशा ने आंखों को मींचते हुए कहा। अरे यार, दिल ही तो कहता कि ऐसी वैसी हरकतें करो। चलो आओ, रूम में चलो, मुझे बहुत ठंड लग रही। कबीर ने अपना चेहरा उसकी गर्दन से हटाते हुए कहा। उसकी आंख 9 बजे खुली। उसकी नींद आज रात भी कबीर के नाम हो गई थी। उसने अपने आप को लिहाफ से बाहर निकाला और काउच पर गिरा अपना गाउन खुद पर ओढ़कर वॉशरूम फ्रेश होने चली गई। वॉशरूम से बाहर आई तो कबीर अभी भी सो ही रहा था। कबीर, जल्दी से उठो, आज भूल गई क्या? मलीहा और फरहान आने वाले हैं। शादी के बाद पहली दफा वो दोनों आएंगे, इसलिए खाने का सामान लेने जाना। सो प्लीज अब तो उठ जाओ। पास जाकर उसके बाल सहला कर कहा। यार, बाहर से मंगवा लेंगे, जैसे कोई चीफ गेस्ट आ रहा। तुम तो ऐसे कह रही। कबीर ने उसे खींचते हुए अपने ऊपर गिराते हुए कहा। कबीर, ऐसी हरकत से परीशे का चेहरा सुर्ख हो चुका था। देखो, इतनी सर्दी है और तुम नहाई हुई हो। चलो चुपचाप सो जाओ। उसके बाल अपने चेहरे से हटाते हुए उसको अपने ब्लैंकेट के अंदर छुपाते हुए कहा। मैं बच्ची नहीं हूं, तुम ऐसे नहीं मानोगे। परीशे से उसके ऊपर से उठकर और उसके सीने पर जा बजा अपने ठंडे हाथ फेरने लगी।
परीशे अच्छा ना जाता हूँ। आखिर तंग आकर वो वॉशरूम चला गया। अभी उसे ज़ुहान को झेलना बाकी था, इसलिए उसने उसकी तरफ रुजू किया। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये नावल और कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? अपने ख्यालात का जरूर इजहार करें। मिलते हैं जल्द ही अपने अगले नावल के साथ। अच्छे अच्छे रिव्यूज जरूर दें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि तुहाडी मेहरबानी जे कर दो सब्सक्राइब। मुर्शद, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।